नमस्कार। आज की साइंस कॉल पर हम बात करने वाले हैं डॉक्टर रमन गंगाखेडकर जी से। आप इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी आईसीएमआर में डिवीजन ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड कम्युनिकेबल डिजीजेस के पूर्व प्रमुख रह चुके हैं। आपसे आज हम समझेंगे कि क्या ये कोरोना से बेफिक्र होने का समय है। कोरोना के केस कम हो रहे हैं लगातार, इसका क्या मतलब समझा जाए? और क्या कोरोना की वापसी होगी? कोरोना का जो वैक्सीन है, इसका इंतजार कब तक खत्म होगा? इसकी कीमत क्या होगी? इस तरह के तमाम सवाल जो हमारे मन में हैं, उनके जवाब हम लेते हैं डॉक्टर गंगा खेडकर जी से। तो आइए उन्हें साइंस कॉल लगाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। सर, इस वक्त हर आदमी ये सोच रहा है कि इस महामारी से कैसे मुक्ति मिले, ये सिरदर्द कब खत्म होगा, उनकी जिंदगी कब नॉर्मल होगी, वो आसानी से घर से बाहर जा पाएंगे। हमारे बच्चे जो है, उनके ये सवाल खत्म नहीं होते कि कब हम दोबारा अपने दोस्तों के साथ खेल पाएंगे या वापस स्कूल जा पाएंगे। इस तरह के सवाल बच्चों के मन में भी है। बहुत से लोग और परिवार जो हैं, मैं कहना चाहूंगी कि बहुत बेफिक्र हो गए हैं इस वक्त। जब से लॉकडाउन खुला है और लोगों का बाहर निकलना आसान हो गया है, थोड़ी बहुत एहतियात बरत के आप बाहर निकल सकते हैं, तो लोगों की बेफिक्री बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जब भी हम भी बाहर निकलते हैं, हम लोगों को देखते हैं, तो क्या ये समय बेफिक्र होने का है? ये बेफिक्र होने का तो पक्का समय नहीं है। जी। हमको एक चीज सबसे पहली समझना है कि हम बीमारी जिस किसी इंसान को हुई होगी, उसको देख के बता नहीं सकते कि वो कौन से इंसान को हो गई होगी। अब अगर ऐसा है तो उससे बड़ा उसमें का प्रॉब्लम क्या है कि कोई इंसान अगर सिम्टोमेटिक हो जाए ये कोविड का, उसके 2 दिन पहले और 2 दिन बाद में, वो सिम्टम्स आने के 2 दिन पहले और 2 दिन के बाद में हमको दिखाई देता है कि उससे सेकेंडरी ट्रांसमिशन सबसे ज्यादा होता है। अब सबसे ज्यादा यानी कितना? 76% सेकेंडरी ट्रांसमिशन ये 4 दिनों के अंदर हो जाता है। अब अगर 4 दिनों में इतना ट्रांसमिशन होता है तो उसको अगर रोकना है तो हमको रहने का ढंग बदलना पड़ेगा। हमको वो लॉकडाउन रहे या ना रहे, हमको मास्क पहनना है, वो 2 गज की दूरी रखना है, बार बार हाथ धोना है। अब रहा सवाल बहुत सिंपल है कि मास्क की वजह से कितना फायदा होता है। अगर 95% लोगों ने, 100 में से 95 लोग अगर मास्क बाहर जाने के बाद में पहनते हैं तो ये बीमारी लगने का जो डर है ये 50% से कम हो जाता है, लगभग 50% कम होता है। तो अब मास्क पहनना ये कोई बहुत कठिन काम है ऐसे हमने समझना नहीं है, हमने मास्क पहनना है। अब रहा दूसरा सवाल होता है सोशल डिस्टेंसिंग। कई लोगों को ऐसे लगता है कि सोशल डिस्टेंसिंग ये बोलने को अच्छा है, लेकिन मैं जहाँ रहता हूँ वो घर छोटा है, वहाँ इतने मेंबर्स रहते हैं, मैं बाहर जाके आऊंगा ये तो बीमारी लगेगी। लेकिन वो सोशल डिस्टेंसिंग मैं फॉलो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरा घर छोटा है या जहां मैं काम करने जाता हूं वो जगह छोटी है, वहां 6 फीट का डिस्टेंस कौन देगा मुझे? जी। तो हमने एक समझना है, सोशल डिस्टेंसिंग इंपॉर्टेंट होता है, जितना हो सके उतना दूर। लेकिन आप अगर बार मास्क पहनते हैं और बार बार हाथ भी धोते हैं, बार बार हाथ धोना ये भी किए तो सोशल डिस्टेंसिंग न रखने का भी जो हमारे नुकसान है रहन वो सहन की नहीं वजह होगा। से होगा, जी। वो उसका भी जो इफेक्ट होगा वो निगेट होगा। तो बिल्कुल। हमको उसके तरफ ख्याल रखना है। और तीसरी सबसे बड़ी बात, अभी ये फेस्टिविटीज का सीजन आ रहा है, दिवाली आएगी, फिर क्रिसमस आएगा। उस टाइम पे हर एक को क्या लगेगा कि मैं बाहर निकलूं, घर में 4 लोगों को बुला के लेके आऊं, ना उनके साथ में खाना खाऊं, वो रिश्तेदार मेरे इधर से उधर हम जाके जाने की कोशिश करें। ये करना अच्छा नहीं है इस टाइम पे, क्योंकि हमको एक समझना है, हम उसको घर बुलाए और साथ में खाने की कोशिश करें तो खाते वक्त मेरा मास्क मुझे निकालना पड़ता है। दोनों ने मास्क निकाला और किसी को मैं अगर पहचान नहीं सकता हूँ कि किसको बीमारी है, तो वो बीमारी को हम आने के लिए न्योता दे रहे हैं। ये करना हमारे लिए अच्छा नहीं है। अब इस सबसे वक्त बड़ी की बात जो अगर हमको परख सेलिब्रेशंस है करना है, सर, वो ऐसे ही कर लें जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं। इसी तरह से ही बिल्कुल सेलिब्रेशंस भी अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ ऐसे बिल्कुल ही रखें बिल्कुल जैसे अभी तक रख रहे और थे। जी। सही बात है। और अब मैं और एक स्टेप आगे जाके बोलूंगा हम्म। कि हमको अपने देश में मौत होने का जो रेट है वो कम दिखाई देता है।
उसको हमको वैसे ही बरकरार रखना है। अब अगर मुझे उसको बरकरार रखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मेरे घर में के सीनियर सिटीजन्स, भले आज मैं जवान हूँ, मेरे को पैसा कमाने के लिए मुझे बाहर जाना पड़ता है, लेकिन मेरे घर में जो बुजुर्ग है, जिन लोगों को क्रॉनिक मॉर्बिडिटी है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, उनके साथ मैंने एहतियात बरतना और उन लोगों ने भी एहतियात बरतने का सोच और प्रैक्टिस बढ़ाते रहना, ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। जो भी दर्शक हमें सुन रहे हैं वो ये जरूर समझना चाहेंगे कि कोरोना से मुक्ति कब तक मिलती दिख रही है आपको? नहीं, मुक्ति के लिए मेरा एक ओपिनियन है, वैक्सीन तो आएगी, लेकिन वैक्सीन देते देते हमको बहुत टाइम लगने वाला है सबको वैक्सीन देने में। तो मैं कैसे लोगों की जान बच सकती है? जान बचने के लिए एक ही उपाय है कि कहीं ना कहीं से हमको इसके खिलाफ दवा अगर खोजने में यश मिल गया तो दवा खोजने के बाद में हमको इसका इतना डर नहीं रहेगा, क्योंकि वो दवा असरकारक रहती है। जैसा आपने HIV में देखा, HIV एड्स में क्या है, कोई वैक्सीन नहीं है, कुछ नहीं है, जो दवा निकली उसका असर अच्छा रहने की वजह से आज के तौर पे हम बोलते हैं कि HIV इन्फेक्टेड व्यक्ति अनइन्फेक्टेड व्यक्ति से भी ज्यादा दिन जिंदा रहेगा, क्योंकि वो डॉक्टर को बार बार सलाह के लिए मिलते रहेगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। तो वैक्सीन तो निकलेगी, वैक्सीन से प्रोटेक्शन भी मिलेगा, लेकिन हमको कंस्ट्रेंट ये है सबको कैसे जल्दी पहुंचा जाए। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि ये भी काम अपना देश कर सकता है। मुझे इस बात का बहुत गर्व है कि हमारे यहाँ इतनी बड़ी पॉपुलेशन रहते हुए जब अपने देश में सेंसस होता है तो सेंसस उस दिन को कौन कौन कहाँ कहाँ था उसकी गिनती होती है, वो एक दिन में हो जाती है। अगर इतनी ताकत हमारे देश में है तो वैक्सीन भी ज्यादा लोगों को देने की ताकत हम बराबर अगर सोच रखे, बराबर प्लान बनाए तो बराबर हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन फिर भी वैक्सीन की एफिकेसी उसके ऊपर वो डिसाइड करेगा। अगर वो 100 लोगों को दे और समझो 55 लोगों को वो बीमारी लगने से बचाता है, 45 रोग उनको बीमारी लगने का डर ये बरकरार रहेगा। तो हमको सिर्फ वैक्सीन पे भरोसा रख के नहीं चलना चाहिए। वैक्सीन जब मिलेगी, लेकिन वैक्सीन मिलने तक मैं निगेटिव रहूं और एक मन में आशा करते रखना है बार बार कि वैक्सीन के साथ साथ अगर कोई दवा की खोज हो गई तो सोने पे सुहागा रहेगा, ये बीमारी जल्दी से जल्दी काबू में आएगी। तब तक मुझे मास्क पहनना है, तब तक ये एहतियात बरतना है। मुझे एक चीज का बहुत बुरा लगता है कि हमको ऊपर वाले ने इतना दिमाग दिया, हमको ये भी वार्निंग दिया, स्पेनिश फ्लू हुआ उसमें भी यही कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर रखना था, सार्स हुआ सार्स में भी यही बिहेवियर के बारे में बात थी, मर्स हुआ मर्स में भी यही था, अब कोविड-19 हुआ फिर भी हमको वो बिहेवियर्स के बारे में याद दिलवाना पड़ता है। क्या हम इतनी छोटी सी चीज जो मास्क पहनना है, हाथ साफ रखना है, कैसे खांसना है और कैसे चीखना है, ये हम क्या जिंदगी भर के लिए अगर हम बदलने की कोशिश नहीं कर सकते? हमें इसे करना अपनी चाहिए, हैबिट ऐसा बना मुझे लें, इसे रोजमर्रा की अपनी आदतों में शामिल कर लें। आपने वैक्सीन की बात की, वैक्सीन एक होप है इस वक्त, जो भी लोग हैं हम इंतजार कर रहे हैं कि एक बार वैक्सीन डेवलप हो जाए तो शायद थोड़ी लाइफ नॉर्मल हो जाएगी। कब तक वैक्सीन आएगी, कुछ अंदाजा? मेरे हिसाब से वैक्सीन आने के लिए, वैक्सीन तो जल्दी आएगी, लोग क्या करेंगे, सारे देश इस बीमारी से परेशान है। पॉलिटिकल लीडरशिप को लगता है कि अगर समझो जैसे अमेरिका में चल रहा है, वो लोग बोल रहे हैं हम इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन देंगे, कोई वैक्सीन निकली तो, कोई अंदाज दिखा तो। मेरे हिसाब से इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिल सकेगा, उसमें कोई ये नहीं है, क्योंकि उनको डर लग रहा है बीमारी बहुत फैलेगी। लेकिन वो इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के बगैर हमको सही मानों में अगर देखना है तो हमको तकरीबन मार्च से जून तक 2021 में कभी न कभी तो भी कौन सी वैक्सीन अच्छी है इसका पता चलेगा। हमको एक समझना है 27 वैक्सीन अलग अलग प्लेटफॉर्म के उनकी क्लिनिकल ट्रायल चल रही है। अब इनमें से कुछ वैक्सीन सक्सेसफुल रहेंगे, अब उनमें कौन सी अच्छी वैक्सीन हमने लेना है इसके लिए हमको उतना समय भी लगता है। तो हमको ये समझना चाहिए कि जून महीने तक
जून महीने तक थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी और उसके बाद में ही हम ये वैक्सीन देने की कोशिश शुरू जारी कर पाएंगे। आपने वो अभी देसी वैक्सीन रहे या विदेशी। जी, आपने अभी कहा अच्छी वैक्सीन उनमें से कौन होगी, तो कैसे पता चलता है अच्छी वैक्सीन का क्या मतलब है सर यहाँ? अच्छी वैक्सीन यानी मैंने जितने लोगों को वैक्सीन दिया हम्म। उन लोगों में कितने लोगों को बीमारी नहीं हुई। ये वैक्सीन देने के बाद में जिसमें ज्यादा संख्या है वो वैक्सीन अच्छी है। अब अच्छा। उसमें दूसरा क्वालिफायर भी होता है हम्म। कि मैंने ये वैक्सीन देने के बाद में प्रोटेक्शन तो मुझे दिखता है। समझ लीजिए उदाहरण के तौर पे बोलता हूँ, 100 में से 70 लोगों को समझो प्रोटेक्शन मिलता है और उसके साथ में मुझे साइड इफेक्ट बहुत नजर आते हैं। साइड इफेक्ट अगर ज्यादा नजर आते हैं तो हमको सोचना पड़ेगा। क्या एक ही खुराक में काम हो जाएगा अगर हम वैक्सीन ले रहे हैं, या कई खुराक लगेंगी ठीक होने के लिए या इस महामारी से बचने के लिए? नहीं, अभी कैसा है कि जो भी वैक्सीन अभी ट्रायल फेज में आए हैं उनमें से तकरीबन 95% वैक्सीन ये 2 खुराक वाले हैं। अच्छा। वो थोड़े से ही वैक्सीन ऐसे हैं जिसमें एक ही खुराक देने की बात है, लेकिन वो वैक्सीन अभी भी उतने तेजी से इसमें आए नहीं है ट्रायल्स के फेज में, तो हमको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। दूसरी प्रॉमिसिंग बात मुझे ऐसे लगती है कि जो नेजल एडमिनिस्ट्रेशन के वैक्सीन है, नाक में से जो वैक्सीन देने का हिसाब है, वो ज्यादा सक्सेसफुल होने का चांस रहेगा ऐसे लगता है। तो अच्छा। उसके भी ट्रायल्स अभी शुरू हो रहे हैं। शायद इनमें से कोई ना कोई वैक्सीन हमको मिलेगी, ऐसे उम्मीद रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। नाक से वैक्सीन देना सर, ये क्या तरीका होता है? क्योंकि वैक्सीनेशन अभी तक जो हम जानते हैं, पोलियो के वैक्सीनेशन जैसे मुंह में पिला दिए जाते थे बच्चों को, या फिर अलग अलग तरीके, तो ये नाक से वैक्सीन देना कैसे होगा? जैसा आपने देखा होगा, अभी आपको जुकाम हो गया तो मैं अब नाम फार्मास्यूटिकल कंपनी का ट्रेड नेम तो नहीं लूंगा, जी जी कोई नाक में डालने वाले ड्रॉप्स जो रहते हैं जी जी जी। उसकी बजाय वो ऐसा प्रेस किए तो एक उसका फव्वारा आता है, ऐसे किस्म हाँ के भी वो मिलते हैं। हाँ। नाम नहीं ले सकता। जी जी। हाँ, वो उस किस्म की वैक्सीन रहेगी। अब उसका अच्छा। फायदा क्या है? क्योंकि ये जो विषाणु है ये तो या नाक में से जाएगा या अपने गले में से जाएगा, क्योंकि वहां से वो न्यूमोसाइट करके फेफड़े के अंदर जो पेशी है उसके अंदर से वो घुसने की कोशिश करेगा। जी। उसका जो रिसेप्टर है, उसका दरवाजा जो है घर के अपने शरीर के घर के अंदर जाने का, वो एस टू रिसेप्टर और हम टिम्प्रेस बोलते हैं, टिम्प्रेस का और एस टू रिसेप्टर का दरवाजा है। अब मैं जब वैक्सीन नाक से देता हूं तो मेरी म्यूकोजल इम्यूनिटी, ये सरफेस के ऊपर ही लड़ाई करने की ताकत वो नाक से दी वाली वैक्सीन में ज्यादा होती है। ये जो हम वैक्सीन देते हैं, बाकी वैक्सीन जो इंजेक्शन से मिलेंगे, उसमें ये म्यूकोजल इम्यूनिटी कितनी बढ़ेगी ये इसके बारे में कभी भी हम संदिग्ध रहते हैं। जी जी। लेकिन हमको, मैं जैसे बोला, ये नए प्लेटफॉर्म्स है, नए वैक्सीन के प्लेटफॉर्म्स रहने से कौन सा वर्क करेगा, इसके बारे में हम पहली बार ज्ञान करेंगे। तो हमने तो अपनी जो भी अभी जिंदगी है उसके बारे में अच्छा सोचना है कि आगे चल के कुछ अच्छा आएगा और हमारा पूरा जो अभी का माहौल है वो पूरा बदले हुआ नजर आ सकता है। ऐसे उम्मीद से हमने जीना अच्छा रहेगा। दो चीजें वैक्सीन को लेकर है जिसको लेकर आम आदमी अभी थोड़ा सा संशय में है। एक तो ये कि इस मतलब ये वैक्सीन अगर आ भी गई तो इसे हर भारतीय तक, हर व्यक्ति तक पहुंचाना कितना आसान या मुश्किल होगा, और दूसरी चीज इसकी कीमत हर किसी के लिए अफोर्डेबल होगा ये? नहीं, आपने अभी देखा ना, आपने अगर, ये मैं मानता हूँ वैक्सीन की कीमत ज्यादा रह सकती है। मैं फिर देश का किसी नाम नहीं लूंगा, जी। वहां के मैन्युफैक्चरर्स बोल रहे हैं $100 को हम वैक्सीन बेचेंगे, वो हम्म। हमारे देश के लिए बराबर नहीं है। नहीं है। लेकिन हम सबको एक समझना पड़ेगा, हमारा पावर हाउस है वैक्सीन बनाने का। हम्म। हमारे देश में जितनी वैक्सीन बन सकती है और कोई देश में उतनी बनेगी नहीं। तो दुनिया में कहीं भी वैक्सीन बने, कहीं भी विकसित हो जाए, उसको फाइनली हमारे यहाँ आके वो बल्क प्रोडक्शन के लिए जाना पड़ेगा। तो इसका मायना क्या है? मेरे पास वैक्सीन तो बहुत रहेगी,
अब ये सरकार के ऊपर होता है कि सबको वैक्सीन देना है तो उसका भाव तय करना। और आपको मालूम है कि मैं अगर इंडिविजुअल करके जाऊं कोई वैक्सीन खरीदूं, उसका भाव समझो किसी ने बोला कि 2,000 रुपया है, तो अगर सरकार बल्क में परचेस करती है, ज्यादा क्वांटिटी में जब परचेस करती है, तो उसका भाव एकदम कम हो जाता है। वो इतना कम हो जाता है कि जिसकी कोई हद नहीं रहती। अब रहा सवाल ये वैक्सीन सबको फ्री कैसे मिलेगी। आपने देखा होगा कुछ अभी जैसा अमेरिका के इलेक्शन में भी बोल रहे हैं मैं फ्री फ्री वैक्सीन दूंगा। यहाँ भी यही आप बात कोई भी होती है जगह पे कोई देश में, क्योंकि हर एक को अपनी अपनी पॉपुलेशन को बचाने के लिए पूरी कोशिश करना पड़ने वाला है। तो सरकार तो कोशिश करेगी कि ये वैक्सीन कैसे सबको जल्दी से जल्दी पहुंचे, इसका दाम कैसे कम रहे, और जितना हो सके उतना फ्री करने की सोच सरकार में भी रहेगी। हमको सरकार पे इस टाइम पे भरोसा रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है, नहीं तो ये मुश्किल होने वाला है आगे चल के। हाँ, जो रेट्स हमारे सामने आ रहे हैं, हम न्यूज में सुनते हैं या पढ़ते हैं, 240 रुपए एक मिनिमम रेट समझ आ रहा है जो एक कंपनी कोट कर रही है कि हम देंगे। उसके अलावा 1,000 रुपए, या जो फॉरेन ब्रांड्स हैं उनमें से कुछ ने तो अभी तक क्लियर ही नहीं किया है कि क्या रेट्स होंगे उनके वैक्सीन के, पर कुछ 3,700, 4,500 इस तरह के रेट्स वो हमें मतलब पढ़ने को मिल रहे हैं। तो जब ये 3-4 हज़ार रुपए वाले रेट्स हम पढ़ते हैं तो लगता है कि परिवार में 5 सदस्य हैं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा एक आम मिडिल क्लास आदमी के लिए इस वैक्सीन को लेना। और 240 रुपए की अगर है तो मुझे लगता है अफोर्डेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी और ज्यादा लोग इसको ले सकेंगे, इससे फर्क पड़ेगा। मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, मैं तो HIV एड्स के धंधे में से आए वाला आदमी हूँ, मेरा प्रोफेशन वही था जी। मैं मेरे जमाने में देखा है कि मैंने 1998-99 में दवाइयों की कीमत 40,000 रुपया महीने को रहती थी। आज अगर आप देखें, और वो जब गिरना शुरू हुई तो लॉगरिथमिक स्केल में जैसे गिरती है 50%, 50% ऐसे करते आई, और आज के तौर पे अगर आप देखें तो सरकार जब ये दवा खरीदती है तो उसकी कीमत 500 रुपए महीने तक रहती है। ये क्यों हो सका? ये 2004 में 500 नहीं थी, 1,000 थी जब फ्री ART प्रोग्राम शुरू हुआ जब। लेकिन आप जब बहुत ज्यादा माल खरीदते हैं तो आप में वो बार्गेनिंग पावर आ जाता है, और वो सरकार पे छोड़ दो। अगर अगर आपको ये सोचना है कि अगर हर गरीब इंसान को मिलना है तो वो तो सरकार की जिम्मेवारी है, सरकार तो करेगी जितना यहाँ कोशिश करनी। एक चीज पूछना चाह रही हूँ, अभी मैं कहीं पढ़ रही थी, वहां पर ये जिक्र आ रहा था कि क्या सरकार के पास एक रकम कोट की हुई 80,000 करोड़ रुपए हैं भारत सरकार के पास कि वो हर भारतीय के लिए वैक्सीन मुहैया करा सके। तो क्या ये इतना बड़ा अमाउंट होगा? और एक उसी खबर में ये भी एडेड है कि सरकार ने अभी तक 51,600 करोड़ रुपए इस वैक्सीन के खरीद के लिए या वैक्सीन को लोगों तक मुहैया कराने के लिए ऑलरेडी साइड में रखे हुए हैं। इतने पैसे ऑलरेडी हैं सरकार के पास। तो ये 80,000 करोड़ रुपए का एक आंकड़ा, इसमें से हमारे पास 51,600 करोड़, इस तरह की खबरें आती हैं। तो जो आम आदमी है, जो हम पढ़ रहे हैं इसको, वो किस तरह से इसको देखें कि हाँ उनको मिल जाएगा? देखो, मैं एक चीज आपको बोलता हूँ जी। हम जब खरीदी करते हैं, वैक्सीन खरीदेगी सरकार, वो तो कि एक ही दिन में थोड़ी खरीदने वाली है। बिल्कुल। जब आपको बजट प्लान करना है तो वो बजट जब आपको इतने लोगों को देना है तो मुझे इतनी वैक्सीन लगेगी, इसका गणित करके ही तो सरकार खरीदेगी। आप 80,000 करोड़ को क्यों डर रहे हैं? ये 80,000 करोड़ को अगर आपने सही मानों में देखा तो वो $11 बिलियन, 11 बिलियन के नजदीक है। हमारा बजट किधर है? बजट कहाँ के कहाँ होता है देश का? आप अगर देखें तो हमारे यहाँ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी आज हम $555 बिलियन के नजदीक पहुंचे हैं। तो आप ये मत समझना कि 10-11 बिलियन देने में हमको कोई बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। जब जैसा लगेगा उस ढंग से तो वो खर्चा करेंगे। आप $11 बिलियन की वैक्सीन खरीद लें और वो समझो उसकी एक्सपायरी तक मैं अगर लोगों को दे नहीं पाऊंगा तो मैं बजट इतना क्यों एलोकेट करके रखूंगा? मैं तो जितना मैं दे सकूंगा उतना बजट मैं बाजू रखूंगा, नहीं तो वो वेस्टेज हो जाएगा वैक्सीन का। ठीक बात, ठीक बात। एक और चीज है, एक और चीज जो हर इंसान के दिमाग में इस वक्त की
कोरोना पूरी तरह गया नहीं है, केसेस भले ही हम कम सुन रहे हैं जैसा कि आपने भी शुरू में कहा, तो क्या उसकी वापसी हो रही होगी या दूसरे वार की बातें होंगी? जैसे यूरोप में भी हम सुन रहे हैं कि लोगों ने हल्के में लेना शुरू किया तो केस बढ़ने लगे। अमेरिका में हम कह रहे हैं कि तीसरा वेव आ रहा है कोरोना का। तो इस तरह की चीज हम इंडिया में भी देखेंगे कि दूसरा वार होगा कोरोना का? देखिए, आप दो ढंग से देखो। हमने हाँ। पहले क्या बोला कि कोविड को जब तक आपको वैक्सीन या असरकारक दवा नहीं मिलती है, तब तक मैंने ये जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जी। मास्क पहनना, 2 गज की दूरी रखना, हाथ बार बार धोना, ये फॉलो करते रहना है। जब तक मुझे खुद को नहीं मिलेगी, तब तक मैंने इनका इस्तेमाल करना है, ये बहुत जरूरी है। लेकिन बाहर के देशों में क्या हुआ है? बाहर के देशों में वो लोगों का, अगर आपने सुना होगा या पढ़ा होगा, वो लोगों ने मास्क पहनना छोड़ दिया। वो उनको अपनी जिंदगी के बारे में मुझे फ्री सोसाइटी चाहिए, ये करना बहुत घातक रहेगा। तो सेकेंड वेव कब दिखेगी? जब लोग मास्क न पहनते हुए या कोई प्रिकॉशन न लेते हुए जब बाहर आएंगे, तो सेकेंड वेव दिखेगी। लेकिन मुझे एक चीज की बहुत आशा है। आप अगर देखें कि दुनिया में सबसे ज्यादा मास्क यूज रहने वाले कंट्रीज जो हैं, उनमें अपने देश का भी नाम लिखा जाता है। हर्ड इम्यूनिटी जो है वो अटेन कर ले तो चीजें ठीक हो सकती हैं। भारत जैसी बड़ी जनसंख्या वाले देश में जहां भी पढ़ो या सुनो, एक्सपर्ट्स को बात करो, वो कहते हैं असंभव है। इसका, इससे हम क्या समझे? हर्ड इम्यूनिटी बड़ी जनसंख्या वाले देश में असंभव क्यों है? हर्ड इम्यूनिटी के दो पहलू होते हैं। एक हर्ड इम्यूनिटी जो होती है वो इन्फेक्शन की वजह से आएगी, अच्छा। यानी मुझे नेचुरल इन्फेक्शन हुआ, एंटीबॉडीज तैयार हो गए। और दूसरी जो हर्ड इम्यूनिटी होती है वो वैक्सीन देने की वजह से आएगी। वैक्सीन अगर दिया तो वो भी एंटीबॉडीज बढ़ेंगे। लेकिन जब अक्सर लोग वैक्सीन न रहते हुए जब हर्ड इम्यूनिटी की बात कर रहे थे, तो इसका मायना ये था कि लोगों को अगर फ्रीडम दिया जाए तो क्या ये इन्फेक्शन को रोकने में हम कामयाब हो जाएंगे? कामयाब होने वाले नहीं। क्योंकि इसमें सबसे बेकार क्या होता है कि जितने ज्यादा लोगों को इन्फेक्शन होगा, उतने ज्यादा लोगों की मौत होने का भी डर बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब अगर ऐसे है, तो ये किस्म की नेचुरल हर्ड इम्यूनिटी जो होती है, उसकी वजह से हमको कॉस्ट जो ह्यूमन लाइफ्स की देना पड़ेगा, ये बहुत ज्यादा है। अगर ऐसे रहता था तो हमने लॉकडाउन लगाने की कोई जरूरत ही नहीं थी। वो सबको खुला रखते थे, सबकी हर्ड इम्यूनिटी हो जाती थी, बात खत्म हो जाती है। लेकिन आपने देखा ये स्वीडन में हुआ। स्वीडन में वो लोगों ने पहले से अडॉप्ट किया कि हम हर्ड इम्यूनिटी पे भरोसा रखेंगे। परिणाम क्या हुआ है? स्वीडन में डेथ रेट बहुत ज्यादा है। अब ये हम अफोर्ड कर सकते क्या? हम अफोर्ड नहीं कर सकते। भले हम कुछ भी लोग हमको बोले कि यहाँ पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, लेकिन हम हर जान को बहुत कीमती समझते हैं। उस जान को खोना नहीं, इसके लिए लड़ते रहना है, यही सरकार का कर्तव्य होता है। तो हर्ड इम्यूनिटी नेचुरल इन्फेक्शन से ना आए, इसलिए सब लोगों को सलाह दे रहे हैं। और जब भी कभी वैक्सीन आएगी, तो वैक्सीन इंड्यूस्ड इम्यूनिटी के लिए भी सरकार खड़ी है, वो तो कोशिश करते ही जाने वाली है। आखिर में ये समझना चाहूंगी सर, अगर आप कुछ पॉइंटर्स में बता सकें कि कोरोना ने हमें क्या सिखाया है? कोरोना ने सबसे बड़ा सिखाया है, दो चीजें मुझे तो पक्की नजर आती है जी। इस पे ऊपर मैंने ज्यादा सोचा नहीं, लेकिन फिर भी बोलने की कोशिश करूंगा। एक तो सबसे बड़ी चीज, जैसा मैंने पहले बोला, बीमारियां आती है, बीमारियां जाती है, हम टेम्पररीली बदलते हैं, लेकिन परमानेंट चेंज हम लोग लाते नहीं। जो सादी बात है, सर्दी जुकाम से क्यों बीमार होना है? वो सर्दी जुकाम का सबसे बड़ा जो दुख होता है, वो बीमार गिरा तो वो कारखाने में नहीं जाएगा, इंडस्ट्री में नहीं जाएगा, वहां एब्सेंट रहेगा, प्रोडक्शन अफेक्ट होगा, सादा सर्दी जुकाम। लेकिन मैं अगर मास्क पहनूं तो इतनी बार नहीं होगा, लेकिन ये हम ध्यान नहीं देते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात एक होती है कि ये बीमारी को हम इतना डर गए कि डरने के बाद में हमारे थोड़े इरेशनल रिस्पॉन्सेस हो गए, क्योंकि वो पैनिक जो सेट इन हो गया, वो पैनिक में सारे लोग पैनिक में चले गए। अब जिसका जो लेवल ऑफ अथॉरिटी था,
वो वो उतना उसको कंट्रोल करने के में सक्सेसफुल रह पाया। लेकिन पैनिक में जाना ये अच्छी चीज नहीं होती है। कोरोना ने जो भी बातें हमें सिखाई हैं उसे आजीवन हम याद रखें, ये बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू। और इतनी डिटेल में हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक नमस्कार। यू।